ओके गाइस, तो इसमें हमने ये डिस्कस किया था अभी प्रीवियस सेशन में। ये बीच में से नेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसी से ही कंटिन्यू करते हैं कि जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं इसमें हम सिमेटिडीन ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। इसकी वजह यह है कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत कम इसलिए है, इसकी अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है। लेकिन अगर हम सिमेटिडीन के अलावा दूसरी H2 की बात करें तो वो इतने ज़्यादा मतलब ये है कि टॉक्सिक नहीं है, एंड दोज आर रिलेटिवली फ्री ऑफ साइड इफेक्ट एज कंपेयर टू सिमेटिडिन। इसके बाद है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, एसोमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल एंड डेक्सलेंसाप्राजोल। ये जो डेक्सलेंसाप्राजोल है ये आजकल जो है पाकिस्तान के अंदर न्यू साल्ट है, डोलजीना के नाम से आता है। पेंटाप्राजोल ये आप लोगों को मार्केट के अंदर ये जोपेंट के नाम से मिलता है, जोपेंट। जिस तरह एसोमेप्राजोल एसो के नाम से, फिर इसी तरह ओमेप्राजोल ओमेगा के नाम से, मतलब बहुत सारी इसकी साल्ट है। तो आप लोगों ने याद रखना है। देखिए हम अगर देखें तो हम जब शॉप में जाते हैं, मार्ट में जाते हैं, तो हम ये दूध जरूर खरीदते हैं ओल पर। सो ओल पर के नाम पे आप लोग को ये 5 ड्रग आने चाहिए: ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एसोमेप्राजोल एंड रेबिप्राजोल। ठीक है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है। मैकेनिज्म इसकी क्या है? इट रिवर्सिबली इनहिबिट हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस इन द स्टमक ऑफ पेराइटल सेल्स। एंड वी डिस्कस्ड प्रीवियसली कि जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप है, दीज ड्रग आर इनहिबिटेड इरिवर्सिबली। तो जहन तो ये कहता है कि जब ये एक दफा इनहिबिट करे तो फिर दूसरी दफा ये तो रिवर्स हो नहीं सकता। तो होना चाहिए कि एक टैबलेट इज इनफ टू डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड। बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्टमक के मरीज होते हैं वो तो डेली के बेस पे मेडिसिन लेते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो पेराइटल सेल्स हैं दे हर 2 से 3 दिन के बाद अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं। ठीक है जी, इसलिए हमें ये ड्रग बार बार लेने पड़ते हैं। क्लिनिकल यूज इसकी क्या है? पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, एसोफेजियल रिफ्लक्स, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें गैस्ट्रिनोम होता है, गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर, इज कॉल्ड जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। अ कंपोनेंट ऑफ थेरापी फॉर एच पाइलोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एच पाइलोरी है अभी हम डिस्कस करने जाएंगे, व्हाट इज मेंट बाय एच पाइलोरी और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन एच पाइलोरी के लिए जो ट्रीटमेंट हम देते हैं दे आर ट्रिपल थेरापी। इसके अंदर हम एक से ज्यादा ड्रग यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रिपल थेरापी। एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रिपल थेरापी। इसमें अगर आप लोगों ने लिखना है, वन इज पीपीआई जो एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट है, नंबर टू क्लेरेथ्रोमाइसिन, और नंबर नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एमोक्सिसिलिन। सो दीज थ्री थिंग्स कंबाइंड टुगेदर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी। स्ट्रेस अल्सर की प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी हम दे सकते हैं। फिर इसकी कुछ एडवर्स इफेक्ट है। Those people who use PPI for longer time, they increase the risk of Clostridium difficile infection। और क्लास्ट्रीडियम जो डेफिसिली है, ये जो बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये क्या कराता है? इट कैन काज अ कंडीशन नोन एज, ये हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। दैट इज कॉल्ड सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कैन काज ऑफ डायरिया। So Clostridium difficile D for diarrhea by causing pseudomembranous colitis. It can cause pneumonia, acute interstitial nephritis, vitamin B12 malabsorption। Why? इसके एक पॉइंट याद रखें कि जब B12 है इसको अब्जॉर्ब करने के लिए हमारी जो गैस्ट्रिक सेल है, पेराइटल सेल, दे रिलीज इंट्रिंसिक फैक्टर। तो जब आप पेराइटल सेल की सिक्रीशन ब्लॉक करेंगे तो उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की जो रिलीज है उस पर भी असर पड़ेगी। So when there is a decreased intrinsic factor, there will be increased risk of vitamin B12 malabsorption. It decreases magnesium calcium absorption, potentially leading to increased risk of fracture in older adults। इसलिए कहते हैं कि जो लोग पीपीआई ज़्यादा टाइम से यूज करते हैं फॉर लॉन्गर रन इन ओल्डर पेशेंट, तो इनका एक साइड इफेक्ट ये है कि जो पीपीआई है they decrease calcium and magnesium absorption, which leads to hypocalcemia and can increase the risk of pathological fracture। इसके बाद है antacid, they can affect absorption, bioavailability and urinary excretion of other drug by altering gastric and urinary pH, and they delayed gastric emptying। जितने भी एंटासिड है, एवरीवन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है।
बट जितने एंटासिड्स है मेजॉरिटी ऑफ देम ऑल कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया इज अ कंडीशन characterized by potassium less than 3.5, and it is very dangerous if it is left persistent. It can cause cardiac arrhythmias. अब इसमें जो एंटासिड है तो फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या है, अब अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो इससे हम एसिडिटी तो कम करेंगे, स्टमक के अंदर जो एसिडिटी है उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, hypophosphatemia, osteodystrophy, and proximal muscle weakness. But this aluminum hydroxide also increased threshold for seizure. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस एग्जाम में आती है वो कॉन्स्टिपेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आता है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज थी, बाद में डॉक्टर ने उसको एक एंटासिड शुरू की है। Now the gastric problem is improved, but the patient cannot pass the stool from last 2 days. Which of the following antacid is responsible? Answer is aluminum hydroxide. So when there is aluminium, minium is the word for minimal amount of feces. और जब feces या stool की frequency कम होती है, minimum होती है, that is called constipation. CHOPS is the mnemonic to remember all the unwanted side effects of aluminum hydroxide. Like C for constipation, which should be on the top of the list, hypophosphatemia, osteodystrophy, proximal muscle weakness and seizures. इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, इट कैन cause hypercalcemia. Why? The reason is it itself contain calcium, milk alkali syndrome and rebound acid increase. क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम यूज करेंगे it will neutralize the acid, but if we stop it abruptly it can cause rebound, increase acid, can chelate and decrease effectiveness of other drugs like tetracycline. Now, tetracycline is a protein synthesis inhibitor antibiotic. Do not combine with this calcium carbonate because this calcium carbonate decrease the effect of tetracycline. फिर इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट कैन काज डायरिया। इसको मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ। जिस तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैन काज कॉन्स्टिपेशन, दिस विल काज डायरिया, हाइपोरिफ्लेक्सिया, हाइपोटेंशन एंड कार्डियक अरेस्ट। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैग्नीशियम, मीन मैक्सिमम, मैक्सिमम या मैग्नीशियम, देखिए Mg2, इट्स मीन के M फॉर मस्ट, G for go and 2, that is Mg+2 is the chemical sign of magnesium, that is 2 bathroom. It means that it increase bowel motility and that can cause diarrhea episodes. इसलिए magnesium hydroxide increase the risk of diarrhea, but aluminium hydroxide increase the risk of constipation. ठीक है जी। इसके बाद bismuth and supralfate, ये क्या करते हैं, these two can bind to ulcer edges, provide physical protection and allowing bicarbonate secretion to re-establish the pH gradient in the mucosal layer. Sucralfate require acidic environment, not given with PPI or H2 blocker. $1 million point, very important. Actually जो sucralfate है ये ऐसा काम करता है जिस तरह हम बच्चों के लिए किताब के ऊपर बाइंडिंग कराते हैं, कोटिंग कराते हैं, लाइक सुक्रालफेट क्या करता है, ये आप लोगों ने एक म्यूकेन सिरप का नाम सुना होगा। तो जो म्यूकेन सिरप है इसके अंदर क्या होता है, सुक्रालफेट होता है। ये बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को बढ़ा के एसिड की जो सिक्रीशन है उसको कम करता है, और ये म्यूकोजल लेयर में पीएच ग्रेडियंट को बढ़ा के एक बैरियर क्रिएट करता है कि HCl आए भी तो म्यूकोजा को अल्सर ना कराएं। लेकिन मसला ये है कि इट रिक्वायर्ड सुक्रालफेट रिक्वायर्ड एसिडिक मीडिया। अगर आप किसी को सुक्रालफेट देंगे साथ में PPI-H2 ब्लॉकर देंगे तो PPI-H2 ब्लॉकर का काम क्या करना है, HCl को कम करना है। सो डोंट गिव PPI and H2 blocker in a patient combinedly if you are using sucralfate। ठीक है, very important point, remember it. इसकी clinical uses increase ulcer healing, traveler diarrhea like bismuth subsilicate. Bismuth also used in quadruple therapy for H. pylori। मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए हम इस तरह इसको याद करते हैं कि जो पाइलोरी है, H. pylori की बात करेंगे, पाइलोरी क्योर एंटीबायोटिक्स, इसलिए ये तो बैक्टीरिया है, and whenever there is bacterial infection
इट विल बी क्योर बाय एंटीबायोटिक। सो पाइलूरी के अंदर पी स्टैंड फॉर, दैट इज कॉल्ड पीपीआई। इस पी का मतलब क्या होता है? पीपीआई। फिर इस सी का मतलब होता है क्लेरिथ्रोमाइसिन, जिसको माइक्रोलाइड कहते हैं, और ए फॉर एमॉक्सिसिलिन। सो पाइलूरी क्योर एंटीबायोटिक, ये जब हम माइक्रो पढ़ेंगे तो उधर फर्स्ट एड में निमोनिक मौजूद है। पाइलूरी क्योर एंटीबायोटिक, तो पीपीआई, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एमॉक्सिसिलिन। अगर इन तीनों ड्रग पे H. pylori show resistance and they fail to show any response, in the fourth drug we will add it quadruple therapy, that is bismuth subsilicate। ये जो ट्रेवलर डायरिया है, जो लोग एफसीपीएस के एग्जाम में बैठेंगे, भाई मैं एमआरसीपी पार्ट 2 की तैयारी कर रहा हूँ, अभी मेरे स्टडी कर रहा था तो एक क्वेश्चन इसमें आया कि भाई ट्रेवलर डायरिया में और एफसीपीएस के अंदर जो सीपीएसपी है वो भी एक ग्लू इस्तेमाल करती है, हमेशा याद रखें सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्या देंगे? सिप्रो। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रेवलर डायरिया, दैट इज कॉल्ड ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और ट्रेवलर डायरिया के अंदर हम ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करेंगे? इफ द सिम्टम परसिस्ट फॉर मोर देन 3 days। तो व्हेन टू स्टार्ट थेरापी इन ट्रेवलर डायरिया? व्हेन द सिम्टम्स परसिस्ट फॉर मोर देन 3 days एंड द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रेवलर डायरिया, दैट इज कॉल्ड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फिर इसके बाद है मिसोप्रोस्टोल। इसकी मैकेनिज्म क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर एंड डिक्रीज व्हाट? एसिड प्रोडक्शन। ये गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर को बढ़ाता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मीन प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ स्टमक प्रोटेक्टिव, ये म्यूकोजल प्रोटेक्टिव है। इसकी यूज ये है प्रिवेंशन ऑफ एनसेड इंड्यूस पेप्टिक अल्सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग एनसेड लॉन्ग टर्म में लेते हैं लाइक इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अदर एनी क्रोनिक डिजीज जिसमें लोग लॉन्ग टर्म एनसेड यूज करते हैं, तो उनको फिर बाद में एनसेड इंड्यूस अल्सर के चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो उन लोगों में जिनको एनसेड इंड्यूस अल्सर ऑलरेडी हो चुकी है, वी विल यूज मेजोप्रोस्टोल। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जो मेजोप्रोस्टोल है, इट इज आल्सो लेवल ऑफ फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। इट्स मीन इट इज अबॉर्टिफिशिएंट। इसका मतलब ये है it increase the risk of abortion in a patient who is pregnant in their early pregnancy। एक्चुअली अगर एक फीमेल आती है और उसकी हिस्ट्री ये है कि उसको एनसेड इंड्यूस अल्सर है, बट एट द सेम टाइम शी इज प्रेग्नेंट एंड दैट इज हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, but you people must know if she is pregnant and there is NSAID induced ulcer history, then misoprostol is contraindicated because it can cause abortion। क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 की लेवल को बढ़ाता है। इन दोज ड्रग विच इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन इन फीमेल दे विल कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस, सो दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ लेबर। ये प्री मेच्योर बर्थ करा सकती है, एबॉर्शन करा सकती है। तो अगर एक फीमेल है, उसको प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एनसेड इंड्यूस अल्सर की हिस्ट्री आ जाए, देन द ड्रग ऑफ चॉइस इज पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है ना? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों से मैं सवाल करता हूँ कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज फॉर एनसेड इंड्यूस अल्सर विदाउट प्रेगनेंसी? वेरी गुड, दैट इज मिसोप्रोस्टोल। लेकिन अगर एक पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है बट उसको एनसेड इंड्यूस अल्सर है, देन विच ड्रग? एक्सीलेंट, दैट इज पीपीआई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एडवर्स इफेक्ट डायरिया है, कंट्रा इंडिकेट इन पेशेंट ऑफ चाइल्ड बेयरिंग बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू कॉज अबॉर्शन, दैट इज कॉल्ड एबॉर्टिफिशिएंट। ये एबॉर्टिफिशिएंट है, ये एबॉर्शन की रिस्क को बढ़ाता है, इसलिए उधर हम नहीं दे सकते। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, द नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग वी कैन यूज, दैट इज अक्टीरियोटाइड। अब जो अक्टीरियोटाइड है ये हम क्या करेंगे? तो अक्टीरियोटाइड के अंदर इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग सोमेटोस्टेटिन एनालॉग। और आप लोगों को पता है सोमेटोस्टेटिन, स्टेटिन से मुराद ये है कि इट विल मेक एवरीथिंग स्टैटिक। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो सोमेटोस्टेटिन है, इट इज अ यूनिवर्सल इनहिबिटर। ये क्या होता है? यूनिवर्सल इनहिबिटर। It inhibits the secretion of various splanchnic vasodilatory hormone, like it is used in acute variceal bleed, acromegaly क्योंकि इसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, वाइफोमा एंड कार्सिनॉइड ट्यूमर। कार्सिनॉइड ट्यूमर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन। तो आप लोग इस तरह की चीज सोचें कि अगर हमने जेटी के अंदर दूसरी सब्सटेंस की सिक्रीशंस को कम करना है, द बेस्ट वे टू डील इज कार्ड अक्टीरियोटाइड। इसकी एडवर्स इफेक्ट नोजिया, cramps, steatorrhea, that is undigested fats in the stool, increase risk of
कोलीलिथियसिस, वाई? ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। देख इसका काम क्या है। जब हम फैटी फूड खाते हैं और वो ड्यूडेनम में आता है, and that food stretch the duodenum, then the eye cell of the duodenum release CCK. This GAT regulatory substance contract gallbladder to release the bile and help in the what answer is rapid food digestion. लेकिन अगर आप अक्टीरोटाइड ज़्यादा देर तक यूज करेंगे, इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग सोमेटोस्टेटिन एनालॉग, इट इज अ यूनिवर्सल इनहिबिटर, इट इनहिबिट्स सिक्रीशन। इनमें से एक सिक्रीशन सीसीके है। अगर सीसीके इनहिबिट रहे फॉर लॉन्गर टाइम तो गाल ब्लैडर की कंट्रैक्शन नहीं होगी, तो जो बाइल है गाल ब्लैडर के अंदर वो स्टे करेगी, एंड स्ट्रेस ऑफ बाइल इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्टोन फॉर्मेशन। तो एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मैकेनिज्म और रीजन बिहाइंड कोलिलिथियसिस या स्टोन इन द गाल ब्लैडर ड्यू टू यूज ऑफ अक्टीरियोटाइड, आंसर इज ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ सीसीके। इसको भाई टिक करें, जो लोग एफसीपीएस में जाएंगे, जो लोग एनआरई में जाएंगे, जो लोग यूएसएमएलई में जाएंगे, जो लोग जेकेट में जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फासालाजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ combination of two things, sulfapyridine which is antibacterial and 5-aminosalicylic acid which is anti-inflammatory, and this drug is activated by colonic bacteria। देखें इसमें दो चीजें हैं, एक का नाम है सल्फासालाजीन, सल्फा इज सल्फापिरिडीन, सालाजीन अमाइनोसैलिसिलिक एसिड। अब ये हम यूज करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम। एनआरई 1 और जो एफसीपीएस है उसमें ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक पेशेंट है, द नेम द सल्फोनामाइड ग्रुप ऑफ मेटाबोलाइट which is used in the treatment of ulcerative colitis, answer is always what? sulfasalazine। ulcerative colitis इसमें इन्फेक्शन को कवर करने के लिए सल्फापिरिडीन है एंटीबैक्टीरियल, आइटस मीन इन्फ्लेमेशन, तो आइटस के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दैट इज 5-aminosalicylic एक्शन। इसीलिए कहते हैं जो सल्फासालाजीन है इसमें डुअल प्रॉपर्टी है, ये एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। क्रोन डिजीज में तब देते हैं जब उसमें कोलाइटिस कंपोनेंट हो इन्फ्लेमेटरी। एडवर्स इफेक्ट मलेज, नोजिया, सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी and reversible oligospermia, and this question I faced last time in my MRCP part 1। इसमें क्वेश्चन आया था कि which of the following drug, दो ड्रग याद रखे जो मैंने अपने एग्जाम में फेस किए, एंड हु नोस कि वो इंशाल्लाह आप लोगों को भी आ जाए। एक ड्रग आया था कि वो कौन सा ड्रग है जो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कराता है, SIADH, that was carbamazepine, and name the drug which can cause reversible oligospermia, that is called sulfonamide। और sulfonamide जो drugs है, they are one of the drug is I told you that is known as sulfasalazine। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है that is called loperamide, आइमोडियम के नाम से आता है। अगर आप लोग शॉप में जाए और आप कहे कि मुझे आइमोडियम दे दे, वो लोपिरामाइड एंड डाइफेनॉक्सिलेट, दे आर एगोनिस्ट एट म्यू ओपियाइड रिसेप्टर because they decrease GAT motility, poor CNS penetration because of that low adaptive potential। इसमें याद रखें ऐसा ड्रग जो गट मोटिलिटी को कम करता है, that definitely what एंटी डायरियल। तो इसका मतलब ये है कि हम डायरिया में देते हैं। आप लोगों को पता है कि increased GAT motility is diarrhea, so the drug which decrease gut motility they will be used in the treatment of diarrhea। अगर बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो मोटिलिटी इतनी कम पड़ जाएगी कि जो सिक्रीशन है वो आगे नहीं जाएगी, इट कैन काज कॉन्स्टिपेशन एंड नोजिया। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट जो ग्रुप डिस्कस करेंगे वो ड्रग्स जो है हम वोमिटिंग में देते हैं। दोज ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग दे आर एंटीमेटिक, लेकिन वो एक शॉर्ट सेक्शन में आने वाले इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह सी यू सून, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अस एंड होप यू पीपल एंजॉयड द कंसेप्ट। जहाँ पे पॉइंट बताए हैं, MCQs बताए हैं, प्लीज़ उसको नोट करते जाए। जी जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।